हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़ जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं साइंस के टॉपिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया सब्जेक्ट। हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से। तो पहले हम लोग नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे टॉपिक, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे घटना चक्र के। ठीक है। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो फिज़िक्स के अभी बचे हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिविटी वगैरह। तो ये मैं जब केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊँगी तो उसी के साथ ही कवर किया जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग परमाणु के संरचना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए परमाणु के बारे में जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन थी वो कणाद के द्वारा दी गई थी। ठीक है। इन्हें कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे कि कश्यप, उलुक, ये सभी नाम जो हैं इनके हैं। ये एक भारतीय प्राकृतिक वैज्ञानिक थे तथा दार्शनिक थे। ठीक है। तो यहाँ पे ये साइंटिस्ट हुआ करते थे, साथ ही फिलोसफर हुआ करते थे। इन्होंने भारतीय दर्शन के लिए वैशेषिक स्कूल की भी स्थापना की थी। ठीक है। तो वैशेषिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी की स्थापना कणाद के द्वारा की गई थी। इनका मानना था लगभग 6th सेंचुरी बीसी से 2nd सेंचुरी बीसी तक इनका जो लाइफ था वो रहा था, और इनका मानना था कि एक फाउंडेशन इन्होंने रखा एटॉमिस्टिक अप्रोच का यूनिवर्स के लिए। ठीक है। तो ब्रह्मांड के परमाणुवादी दृष्टिकोण की नींव विकसित की गई थी कणाद के द्वारा। मतलब इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में कुछ परमाणु नाम की भी चीज़ है। क्या है ये परमाणु? तो ये सबसे छोटी इकाई है किसी भी चीज़ की, जो भी हमारे आसपास है उसकी अगर हम लोग इकाई की बात करें, मतलब उसको अगर विभाजन किया जाए तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होगी उसको परमाणु कहा जाएगा, जो कि अविभाजित है। ठीक है। इसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है? ये आपका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, और अनडिविजिबल होता है। मतलब कि अभी फर्दर इसके बाद ये विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो हमें ये परमाणु के बारे में ज्ञात होता है कणाद के समय से। इसके बाद आता है, अगर हम लोग साइंटिफिक तौर पे बात की जाए तो सबसे पहले आता है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है। डाल्टन के द्वारा दिया गया था परमाणु सिद्धांत। याद रखिएगा, साइंटिस्ट का नाम है डाल्टन। ये लगभग 19वीं शताब्दी के शुरुआत का समय है, जब डाल्टन ने एक प्रस्तावित किया था, एक मॉडल प्रस्तावित किया था कि सभी पदार्थ जो हैं वो परमाणुओं से बने होते हैं, और ये जो परमाणु होते हैं ये अविभाज्य होते हैं, इसके साथ ही अविनाशी होते हैं। ठीक है। तो इनडिविजिबल होते हैं, इसके साथ ही इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब कोई भी मैटर जो होता है वो किससे बना होता है? तो ये एटम से मिलके बना होता है, जो कि अविभाज्य होते हैं। ठीक है। अभी इसके साथ ही इन्होंने बताया कि जो परमाणु होते हैं वो सभी पदार्थ में एक समान होते हैं। ठीक है। तो आइडेंटिकल एटम्स होते हैं। क्या फ़र्क होता है? तो इनके आकार में फ़र्क होता है, साथ ही द्रव्यमान में फ़र्क होता है। ठीक है। तो साइज़ डिफरेंट हो सकते हैं, एटम्स के साइज़ डिफरेंट हो सकते हैं, और इसके साथ ही इनका मास डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? हर एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग होता है, और उसके साथ साथ उसका जो द्रव्यमान होता है, परमाणु का द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक भार जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है, ये अलग होता है। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को छोड़ के बाकी सभी जो एटम्स होते हैं वो दिखने में एक जैसे ही होते हैं। एक ही तरह के एलिमेंट से ये मिलके बनते हैं एटम। इसके साथ ही एटम्स की अगर बात की जाए तो परमाणु ना ही बनाए जा सकते हैं, ना ही इनको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो इट इज़ नीदर क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है। तो कभी भी कोई रासायनिक प्रक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो उसमें एटम्स जो होते हैं ना ही बनते हैं ना ही नष्ट होते हैं। ये एक प्रकार से एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि दो एलिमेंट मिलके कोई और एलिमेंट बना देते हैं। जैसे एक सिंपल रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिला देते हैं तो ये H2O बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 कर दीजिए, ये 2 कर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? H2 मतलब कोई एक एलिमेंट था, इसके कुछ परमाणु रहे होंगे, फिर ऑक्सीजन के कुछ परमाणु रहे होंगे। अभी ये दोनों मिल गए हैं, ये दोनों ही मिलके एक नया संरचना बना रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं H2O, यानी कि वाटर, हमारा पानी जो होता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, न्यू प्रोडक्ट बनते हैं,
न्यू प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, जब हम लोगों का एटम्स जो होता है वो रीअरेंज होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होता है, कुछ इस तरह से इनकी आपस में बॉन्डिंग होती है कि एक नया पदार्थ जो होता है वो बन जाता है। इसके साथ ही अगर हम लोग डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की बात करें तो इसके साथ कुछ कमियां भी थी, ठीक है। कमियों के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो इन्होंने कही थी कि एटम जो है ये अविभाज्य है, इनडिविजिबल है, ठीक है। लेकिन आगे अगर हम लोग केमिस्ट्री में फर्दर हम लोग एक्सपेरिमेंट्स जो हुए थे उससे ये पता चला कि एटम भी सब डिवाइडेड है इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और साथ ही न्यूट्रॉन में, ठीक है। तो हर परमाणु में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ प्रोटॉन होते हैं, इसके साथ ही कुछ न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। हालांकि अगर देखा जाए तो परमाणु ही सबसे छोटा कण है जो कि रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। तो यही सबसे टाइनीएस्ट पार्टिकल होता है जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, पर यह भी विभाजित होता है किसमें, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में, ठीक है। अब वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, मतलब ये एक उप परमाणु कण है जो कि ऋणात्मक आवेशित है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होता है कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। दूसरा, या तो ये स्वतंत्र होता है जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है, किसी परमाणु से जुड़ा नहीं रहता है, या फिर ये किसी परमाणु के नाभिक से बंधा हुआ होता है, मतलब बाउंडेड बाय न्यूक्लियस ऑफ एटम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियस है, कोई सेंटर है, सेंटर इसको समझिए। अभी सेंटर के आसपास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कुछ इस तरह से घूमते रहते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से घूमते रहते हैं। अभी या तो ये बंधे हुए होंगे न्यूक्लियस की तरफ, मतलब अट्रैक्टेड होंगे, या फिर ये मुक्त होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि किसी भी मेटल के सरफेस पे घूम रहे होंगे, ठीक है। तो जो मेटल होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन विभिन्न त्रिज्याओं के गोलाकार कोशों में मौजूद होते हैं, मतलब कि अगर आप लोग देखे जाए तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, स्फेरिकल शेल्स होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये स्फेरिकल शेल्स है जिसका रेडियस अलग अलग है, ठीक है। तो इसका रेडियस कुछ अलग है, इसका रेडियस R1 है तो इसका रेडियस R2 है। इस तरह के डिफरेंट रेडियस में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, और ये डिफरेंट रेडियस क्या होते हैं, ये ऊर्जा के स्तर को बताते हैं, यानी कि एनर्जी लेवल्स को बताते हैं, ठीक। अगर चार्ज की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है इम्पॉर्टेंट है, ये होता है -1.6 याद रखिए बस, 10⁻⁻19 कूलाम्ब, ठीक है। तो -1.6 × 10⁻19 कूलाम्ब होता है। इसको सिंबल लिखा जाता है तो E और माइनस करके लिख दीजिए। ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, ठीक है। भार की अगर बात की जाए तो ये प्रोटॉन से हल्का होता है, ठीक है। इसका जो भार होता है वो होता है 9 × 10⁻−31 kg, ठीक है। याद रखिएगा इसकी जो डिस्कवरी है वो 1897 में हुई थी, 1897 में हुई थी। ईयर इम्पॉर्टेंट है, और किसके द्वारा की गई थी, तो जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि साइंटिस्ट का नाम भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है ये है प्रोटॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है, उप परमाणु कण है जो कि धनात्मक आवेशित होता है। इस तरह से लिखा जाता है, इसके P के ऊपर प्लस लगा के लिखा जाता है, ठीक है, यही इसका सिंबल होता है। इसके साथ ही अगर चार्ज की बात की जाए तो जो हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखा था, प्रोटॉन का भी चार्ज उतना ही होता है, बस माइनस की जगह प्लस हो जाता है, ठीक है। तो +1.6 × 10⁻−19 कूलाम जो होता है वो इसका चार्ज होता है। भार की बात की जाए तो ये भारी होता है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा में। इसका जो भार होता है वो होता है 1.67 × 10⁻−27 kg, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसके साथ ही अगर इसकी डिस्कवरी की बात की जाए तो ये इलेक्ट्रॉन से पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो 1886 में इसकी डिस्कवरी हो गई थी गोल्डस्टीन के द्वारा। इसके साथ फाइनली इसको रदरफोर्ड ने इसको आइडेंटिफाई किया और इसके बारे में जो अन्य डिस्कवरी थी, मतलब अपने नाम पे पेटेंट जिसने करवाया वो रदरफोर्ड ने करवाया। तो दोनों ही नाम आप लोग याद रखें। गोल्डस्टीन ने सबसे पहली बार पहचाना था कि प्रोटॉन नाम की कोई चीज़ होती है और रदरफोर्ड ने इसको नाम दिया था। तो नाम जो है वो रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया 1919 में। इससे पहले गोल्डस्टीन ने 1886 में इसकी डिस्कवरी कर दी थी। ठीक है, इसके साथ ही अगर बात की जाए, अगर कोई एटम, कोई परमाणु जो है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का अर्थ यहाँ पे ये है कि एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो उसका अर्थ ये होता है कि कोई परमाणु न्यूट्रल होगा, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ये तब होगा कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो सभी नेगेटिव चार्ज से कैंसिल आउट हो गए हैं। ठीक है, तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो जाते हैं और दोनों का ही चार्ज क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए एटम जो हो जाता है वो आपका न्यूट्रल हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन जो होता है इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है और इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसका भार जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन की अपेक्षा में। और इसकी जो डिस्कवरी है वो 1932 में, सबसे आखिर में न्यूट्रॉन की खोज की गई थी 1932 में, जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी इसकी खोज। ठीक है, जेम्स चैडविक के द्वारा खोज की गई थी न्यूट्रॉन की। नेक्स्ट हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, यानी कि किसी परमाणु नाभिक की जो संरचना होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कोई भी परमाणु नाभिक यानी कि जो उसका न्यूक्लियस है ये परमाणु का केंद्र होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ये बना होता है, छोटा होता है, सघन क्षेत्र होता है, मतलब इसका डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है और काफ़ी स्मॉल रीजन माना जाता है। क्या होता है इसके अंदर, तो प्रोटॉन होता है, इसके साथ साथ न्यूट्रॉन होता है। याद रखिएगा, इसको कभी कभी न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है दोनों को साथ में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन कहा जाता है क्योंकि ये दोनों ही न्यूक्लियस में यानी कि केंद्रक के अंदर मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है, इसका जो खोज है ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था 1911 में। और ये किस पे बेस्ड था, तो ग्रीगर मार्टसन के एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, एक स्वर्ण पन्नी प्रयोग किया गया था, उस पे बेस्ड था। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि एक गोल्ड फॉइल होती है, गोल्ड मेटल की एक फॉइल होती है पतली सी, और इसमें हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल्स को भेजते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं वो उन जगहों से पार कर जाते हैं जहाँ पे खाली रहता है हमारा एलिमेंट, और इसके साथ ही जहाँ पे न्यूक्लियस होता है वहाँ से ये उस जगह से थोड़ा मुड़ के निकलते हैं या फिर उस जगह को छोड़ के निकलते हैं। तो इस तरह से पता चला कि कुछ एरिया ऐसे जिससे अल्फ़ा पार्टिकल पूरी तरह से बाहर आ गया। ठीक है, तो वो जगह यानी खाली हैं, और कुछ जगह ऐसी है जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल टकराए हैं, या तो वापस चले गए हैं या तो किसी एंगल से बाहर निकले हैं। तो वो जगह ऐसी थी जहाँ पे, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिव होता है, अल्फ़ा भी पॉजिटिव, और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है ये भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि दोनों जब एक दूसरे से टकराते हैं तो या तो ये पार हो जाए, किसी एंगल पे पास करेंगे, या तो वापस चला आएगा, अल्फ़ा पार्टिकल इससे टकरा के वापस चला आएगा। तो इस तरह का चीज़ें देखने को मिला। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो पास कर गए। ठीक है, तो यानी कि काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो एलिमेंट का होता है वो खाली होता है, और उसके केंद्र में, सेंटर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही होते हैं। ऐसा ग्रीगर मार्टसन गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में पता चला। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर इसकी जो खोज है, न्यूक्लियस की जो खोज है, वो 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। ठीक है, अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ये दोनों ही एक न्यूक्लियर फोर्स के माध्यम से, जिसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय बल, इसके द्वारा दोनों ही बंधे रहते हैं, न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकलते हैं। नेक्स्ट आता है परमाणु क्रमांक, जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, जेड से लिखा जाता है इसको। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका परमाणु क्रमांक। ठीक है, एटॉमिक नंबर है, जेड से डिनोट किया जाता है इसको। जेड जो होता है
वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं किसी न्यूक्लियस में, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है किसी न्यूक्लियस में, ये इसके एटॉमिक नंबर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही इसका जो पीरियोडिक टेबल है, जो आवर्त सारणी बनाई जाती है, उसमें भी इसका एक बहुत अहम योगदान होता है कि जिस तरह से हम लोग प्लेस को जिस तरह से एलिमेंट को प्लेस करते हैं वो उसके एटॉमिक नंबर के आधार पे ही किया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। इसके साथ ही पीरियोडिक टेबल में इसको इसी तरह से प्लेस किया जाता है। नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर जो होता है वो एक निश्चित होता है और साथ ही एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये बदलती नहीं है। और हर एलिमेंट के अपने डिफरेंट एक एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि हर एलिमेंट के पास अपना अलग प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन का देखा जाए तो इसमें एक प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपका, एटॉमिक नंबर हो जाएगा हाइड्रोजन का 1 का अर्थ ये है कि इसमें एक प्रोटॉन है। देन उसके बाद आता है परमाणु भार, जिसको हम लोग मास नंबर कहते हैं या फिर एटॉमिक मास कहा जाता है। तो ये होता है परमाणु का भार, ठीक है, इसको एटॉमिक वेट कहा जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इसको मास नंबर या फिर एटॉमिक नंबर कहा, एटॉमिक मास कहा जाता है, ठीक है। तो ए से मैं लिख रही हूँ इसको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अगर सिर्फ प्रोटॉन्स की बात की जाए तो एटॉमिक नंबर होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की बात की जाए तो उसका एटॉमिक भार होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो लिखा हुआ है, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है। तो और टोटल इसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को मिला के न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जितने हैं उसी को उसका एटॉमिक मास कहा जाएगा, ठीक है। और हर एलिमेंट का अलग अपना भार होता है, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है। अगर एटॉमिक वेट की बात की जाए या एटॉमिक मास की बात की जाए या मास नंबर की बात की जाए, तो ये तीनों ही चीज़ें एक ही है, मास नंबर, ठीक है। ये सभी क्या है, ये सभी होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर, ठीक। एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसको सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। तो यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक का अर्थ ये होता है ऐसे सभी एटम्स या फिर आयंस जो होते हैं, ऐसे सभी एटम्स या आयंस जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, समान हो, ठीक है। तो समान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, यदि ऐसे होते हैं तो उसको सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। जैसे अगर बात की जाए नियॉन की, तो इसमें 2 और 8 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अगर Na+ की बात की जाए, Na+ की बात की जाए तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 8, ठीक। Mg++ की बात की जाए तब भी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 8। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहलाएगा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो इन सभी में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 2 + 8 है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हैं। या तो Na+ की बात की जाए, Mg2+ की बात की जाए या फिर नियॉन की बात की जाए, ठीक है। अभी ध्यान से देखिएगा, ये सभी एलिमेंट अलग हैं, ये नियॉन है, ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है। तो ये सभी क्या है, एलिमेंट अलग है, पर इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, एक समान है, इसीलिए इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा गया है। नेक्स्ट आता है आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप या फिर समस्थानिक कहा जाता है इसको, समस्थानिक। इसका अर्थ ये होता है कि किसी भी रासायनिक तत्व में जो परमाणु होते हैं उनकी परमाणु संख्या समान हो, लेकिन परमाणु का जो द्रव्यमान है यदि वह भिन्न होता है तो उसको आइसोटोप कहा जाता है, ठीक है। तो कोई भी केमिकल एलिमेंट है जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम है, ठीक है, यानी कि एलिमेंट एक ही है, ठीक। अगर हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर तो सेम है, ठीक है। बदल क्या रहा है, भार बदल रहा है। याद रखिएगा आइसोटोप में क्या बदलता है, भार बदलता है, यानी कि भार डिफरेंट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं आइसोटोप। अभी एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब एलिमेंट सेम है। तो अगर हाइड्रोजन के आइसोटोप की बात की जाए
तो यहाँ पे 3 आइसोटोप इसको देखने को मिलते हैं, 1H1, ठीक है। उसके बाद क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो ये हो जाएगा 1H2 और ट्रिटियम हो जाएगा 1H3। एक और बात यहाँ पे आपको याद रखनी है, लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कोई एलिमेंट है X कोई एलिमेंट है, तो यदि इसका एटॉमिक नंबर लिखना है तो एटॉमिक नंबर इसका जो है वो नीचे की तरफ, इसकी संख्या जो है वो नीचे की तरफ लिखी जाएगी। ये आपका एटॉमिक नंबर है Z नाम से, ठीक है। और जो एटॉमिक भार होता है, भार जो होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। तो भार हमेशा ऊपर की तरफ लिखा जाता है। तो ये Z क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा, और A क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा या फिर मास नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी एलिमेंट लिखाता है। अभी अगर हमें हाइड्रोजन लिखना हो तो हाइड्रोजन का जो प्रोटियम होता है, ये एक आइसोटोप है हाइड्रोजन का, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा, इसका भार भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि एटॉमिक नंबर, यानी कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 1 है। न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन होते क्या हैं, तो एटॉमिक मास जो होता है, यानी कि A जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। अब इसका भार भी 1 है और प्रोटॉन भी 1 है, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 0, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 हो गया, एटॉमिक मास कितना हो गया, 1 हो गया। फिर नेक्स्ट आइसोटोप है हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम, जिसको 1H2 लिखा जाता है, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 1। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो ये भार इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या आ गई 1 और एटॉमिक भार जो है वो 2 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 1, 2 और 3 हो गया। अब देख सकते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर तो सेम है सब में, पर भार अलग अलग होने के कारण इसको क्या कहा जाएगा, हाइड्रोजन का आइसोटोप कहा जाएगा, ठीक है। जिस तरह से हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं उसी तरह से ऑक्सीजन के आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सेम है सब में, 8, 8, 8 है, पर इसका जो भार है वो बदल रहा है, 16, 17 और 18 हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आइसोबार, इसको समदाब कहा जाता है, आइसोबार, ठीक है। तो जो विभिन्न रसायन तत्व होते हैं, किसी भी परमाणु में विभिन्न रसायन तत्व होते हैं जिनके न्यूक्लियॉन की संख्या, यानी कि उनके एटॉमिक भार की संख्या, द्रव्यमान जो होता है उसकी संख्या सेम होती है, पर उनके परमाणु संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं क्योंकि परमाणु संख्या अलग है तो एलिमेंट अलग होगा, और कुछ इस तरह होगा कि उसका भार सेम है परंतु उसका जो एटॉमिक नंबर है वो अलग है, ठीक है। तो यानी कि ऊपर बदलाव नहीं होगा, नीचे की संख्या में बदलाव होगा, ठीक है। तो 1H3 की बात की जाए या फिर 2 हीलियम 3 की बात की जाए, ये दोनों ही क्या है, आइसोबार है, ठीक है। तो बार का अर्थ क्या है, भार, ऊपर का बार मतलब भार जो है वो सही सेम रहेगा, पर बदलेगा क्या, एटॉमिक नंबर बदलेगा, ठीक है। यानी कि ये नीचे वाला जो है ये बदलेगा। नेक्स्ट आता है आइसोटोन्स या फिर आइसोन्यूट्रॉनिक। तो आइसोटोन्स जो होते हैं यानी कि सम न्यूट्रॉन कहा जाएगा इसको। इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं और इनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको आइसोटोन्स कहा जाता है। आइसोटोन्स का मतलब यहाँ पे है कि न्यूट्रॉन जो होगा वो सब में एक समान होगा, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए तो यहाँ पे 1H3 है और दूसरा यहाँ पे 2H4 है, ठीक है। यानी कि इसका भार जो है, इसका भार कितना है, 3, इसका भार कितना है, 4, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1, और इसमें प्रोटॉन की संख्या है 2। तो अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछी जाए, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 2, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या 1 है। यहाँ पे अगर एटॉमिक भार इतना है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यहाँ से भी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 2, यानी दोनों का ही न्यूट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आइसोटोन हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी, जिसको रेडियो धर्मिता कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो ये एक नेचुरल प्राकृतिक घटना है, नेचुरल फिनोमिना है, जिसमें जो अस्थिर तत्व होते हैं उनके साथ ही ये घटित होता है। एक तरह का जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हो जाते हैं वो, और बाद में उनमें से
एक प्रकार की रेडिएशन निकलती है जिसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि स्वतः विघटन की प्रक्रिया होती है, यानी कि स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है किसी भी तत्व का, एलिमेंट का। और जो तत्व होते हैं, इस तरह के तत्व जो होते हैं, इनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियोधर्मी पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रेडियोधर्मी किरणें कौन सी होती है। तो 3 तरह की किरणें निकलती हैं किसी भी रेडियोधर्मी तत्व से। एक होती है अल्फ़ा, दूसरा होता है बीटा, तीसरा होता है गामा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस जो हैं वो किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि रेडियोधर्मिता जो होती है ये एक परमाणु प्रक्रिया होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ना कि ये एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है। ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। ठीक है, फ़र्क क्या होता है किसी परमाणु प्रक्रिया का और रासायनिक प्रक्रिया का। तो फ़र्क ये होता है कि रासायनिक प्रक्रिया में किसी न्यूक्लियस में किसी तत्व के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ वही केमिकल रिएक्शन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है और उसी से केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से, या बॉन्डिंग होती है एक इलेक्ट्रॉन के दूसरे इलेक्ट्रॉन से। वहीं अगर बात की जाए परमाणु प्रक्रिया की, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के अलावा जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें बदलाव की स्थिति आती है। यानी कि उसका जो केंद्रक होता है वो भी प्रक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है, और इसीलिए इसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है। इसकी जो डिस्कवरी है वो हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा की गई थी यूरेनियम में। ठीक है, इन्होंने यूरेनियम का पदार्थ यूज़ किया था, तो हेनरी बैक्वेरेल ने इसमें वर्क किया था। इसके बाद अगर हम लोग 1898 की बात करते हैं, तो उस वक्त पे जो मैडम क्यूरी थी और इनके हस्बैंड थे पियरी क्यूरी, इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम की खोज की थी। ठीक है, तो अभी यूरेनियम हेनरी बैक्वेरेल ने किया था और पोलोनियम की खोज क्यूरी और उनके पति के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने रेडियम की भी डिस्कवरी की, जो कि यूरेनियम का ही एक पिच ब्लेंड जो होता है, इससे इन्होंने रेडियम की खोज की थी। ठीक है, तो रेडियम जो है वो एक एलिमेंट है जो कि एक रेडियो एक्टिव है। इसकी खोज जो है ये भी मैडम क्यूरी के द्वारा 1902 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गामा रेज के बारे में 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले आता है अल्फ़ा रेज। तो ये जो होता है ये हीलियम के नाभिक जैसा होता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियाई होता है हीलियम का। इसके साथ ही इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, 2 इकाई धनात्मक आवेश होता है, 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसका जो द्रव्यमान होता है वो हीलियम परमाणु के नाभिक के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, तो हीलियम के ही बराबर होता है इसका एटॉमिक मास, यानी कि 4 AMU। ठीक है, होता कैसा है, तो ये इसका रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फ़ा से, और यही होता है हमारा हीलियम। यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हो गया 4, भार हो गया 4, और इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये प्लस प्लस। ठीक है, इस तरह से दिखता है हीलियम 2,4++ जैसा दिखता है, और इसमें होता है ये अल्फ़ा पार्टिकल्स। नेक्स्ट है हमारा बीटा पार्टिकल्स। ये होता है आपके इलेक्ट्रॉन जैसा ही। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होता है, बहुत अत्यधिक वेग वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम लोग बीटा रेस कहते हैं। नेगेटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है इसमें। इसका जो भार होता है वो इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर होता है, और इसको लिखा जाता है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसका अर्थ है इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, तो बीटा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ये चार्ज में भी, भार में भी, इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है गामा। ये इलेक्ट्रो रेडिएशन होती हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो इनका नेचर होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो इनका जो नेचर होता है, प्रकृति होती है, वो न्यूट्रल होती है। ठीक है, इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, ना ही ये पॉजिटिव होते हैं ना ही ये नेगेटिव होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, न्यूट्रल कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेग, यानी कि वेलोसिटी। तो अल्फ़ा की जो वेलोसिटी होती है ये लगभग 1/10 टाइम होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। ठीक है, तो प्रकाश का जो वेग होता है उसके 10वां हिस्सा माना जाता है वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा रेज। ठीक है, तो वेलोसिटी जो होती है इसकी कम होती है। इसके साथ ही क्योंकि वेलोसिटी कम है, तो अगर हम किसी
शीट पे, किसी मेटल की शीट जो है, अगर हम इस पे अल्फ़ा पार्टिकल्स को, अल्फ़ा रेज़ को हिट कराते हैं, ठीक है, इस तरह से हिट कराते हैं, तो बहुत कम ही अंदर प्रवेश कर पाती है, क्योंकि इसका वेग कम है तो प्रवेश नहीं कर पाती है। यानी कि इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, जो इसकी भेदन की शक्ति होती है, वो काफ़ी कम होती है। कितनी होती है? तो 0.02 सेंटीमीटर तक ही प्रवेश कर पाती है किसी एल्यूमिनियम शीट में, ठीक है। तो इसका जो भेदन शक्ति होता है वो कम माना जाता है। अगर हम लोग बीटा की बात करें तो ये प्रकाश के वेग के बराबर ही इसका वेग होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतने के बराबर ही इसका वेग होता है। और ये अल्फ़ा पार्टिकल से ज़्यादा इसका भेदन शक्ति होता है, क्योंकि इसका वेग ज़्यादा है तो ये ज़्यादा अंदर तक प्रवेश कर पाती है। किसी मेटल सरफेस पर अगर भेजा जाए तो लगभग 0.2 सेंटीमीटर अंदर प्रवेश कर जाती है ये, ठीक है। क्या? बीटा पार्टिकल्स। नेक्स्ट है हमारा गामा रेस। तो गामा रेस क्या होता है? इसका वेग भी बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई स्पीड होती है, साथ ही इसकी भेदन शक्ति भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा होती है। ये 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर तक के बराबर की शीट को भेद सकते हैं, इसके आर पार निकल सकते हैं। इसलिए जो गामा रेज होती हैं ये ज़्यादा डेंजरस होती हैं। नेक्स्ट है, अगर हम लोग आयनाइजेशन की बात करें, आयनीकरण शक्ति की बात करें, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं ये किसी भी गैस को बहुत जल्दी आयनित कर सकते हैं, ठीक है, आयनाइज कर सकते हैं। इनमें बहुत हाई पावर होती है आयनित करने की, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स में। इसके साथ ही अगर देखा जाए, क्योंकि इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर हम लोग बात करें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए तो पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। साथ ही ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें भी ये क्या होता है कि विक्षेपित होते हैं, यानी कि डिफ्लेक्ट होते हैं। डिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होते हैं, साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये पॉजिटिव चार्ज के हैं तो इसलिए नेगेटिव की तरफ आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग बीटा रेज की बात करें तो इसकी जो आयनीकरण शक्ति होती है वो कम होती है, अल्फ़ा पार्टिकल की तुलना में 100 गुना कम मानी जाती है, ठीक है। इसके साथ ही क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। साथ ही जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें भी इसमें देखा जाता है कि ये विक्षेपित होते हैं, यानी कि डिफ्लेक्ट होते हैं। गामा रेस की बात की जाए तो इसका जो आयनीकरण शक्ति होता है वो बहुत ही कम होता है और लगभग 100 गुना कम होता है बीटा रेस से, ठीक। और ना ही ये विद्युत क्षेत्र में ना ही ये चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं, क्योंकि इनमें किसी भी तरह का कोई भी चार्ज क्या होता है, नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे घटना चक्र के क्वेश्चन से। तो यहाँ पे रसायन विज्ञान लिखा हुआ है। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है परमाणु संरचना। इसका पहला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव क्या होते हैं, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं किसी न्यूक्लियस के। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है सिर्फ यही होता है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके चारों तरफ घूमता है किसी ऑर्बिट में, ठीक है। तो परमाणु नाभिक का जो अवयव है वो हो जाएगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चाडविक के द्वारा की गई थी, ठीक है, जेम्स चाडविक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणुक कण नहीं है, ठीक है। न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी है, ड्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूट्रॉन क्या होता है, आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न युगों में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन है और इसका जो सब पार्टिकल है वो पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। पॉजिट्रॉन को ही हम लोग एंटी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों ही क्या हैं, कण और प्रतिकण युग्म हैं। ये सही ऑप्शन है हमारा, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन गलत दिया हुआ है, फोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो ये सभी ऑप्शन जो होता है ये गलत दिए हुए हैं। क्या सही है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो हैं ये दोनों ही कण प्रतिकण युग्म हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। पॉजिट्रॉन,
न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन या फिर अल्फ़ा। तो न्यूट्रिनो जो होता है इसमें शून्य आवेश होता है, न्यूट्रल एलिमेंट है, सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये होता तो इलेक्ट्रॉन की तरह है, पर इसका कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता है, साथ ही इसका द्रव्यमान भी काफ़ी कम होता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रिनो कहा जाता है। नेक्स्ट है परमाणु, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या समान है यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है और भार अलग है। ठीक है, तो भार अलग है यानी कि इसको समदाबिक यानी कि आइसोबार कहा जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आइसोबार नहीं, आइसोटोप्स कहा जाएगा। ठीक है, आइसोबार में जो भार होता है वो समान होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसको आइसोटोप यानी कि समस्थानिक कहा जाएगा, क्योंकि जो संख्या है इसकी प्रोटॉनों की संख्या ये एक समान है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जब समान होते हैं तो स्थान क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, एलिमेंट एक ही होता है। ठीक है, तो स्थान सेम है पर न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है यानी कि उसका एटॉमिक भार जो है वो अलग है, इसको कहा जाएगा आइसोटोप्स। नेक्स्ट है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन या विलयन। ठीक है, तो यहाँ पे जल का वाष्प में जो परिवर्तन होता है ये किस तरह का परिवर्तन होता है? जल का वाष्प में जो परिवर्तन है ये भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज माना जाता है। इसके बारे में अभी हमने नोट्स के माध्यम से नहीं पढ़ा है, क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिजिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं, भौतिक जो चेंज होते हैं वो इस तरह के चेंज होते हैं जिसमें वापस होने के चांस होते हैं। जैसे कि जल का वाष्प में परिवर्तित होना, अभी वाष्प जो है ये भी जल में परिवर्तित हो सकता है, यानी परमानेंट चेंज नहीं हुआ है। वहीं अगर हम लोग रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक तरह का परमानेंट चेंज हो जाता है और इसमें वापस आने का चांस जो होता है वो नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह के चेंज को हम लोग कहेंगे रासायनिक चेंज। और क्योंकि परिवर्तन हो सकता है वापस से जल वाष्प पे और वाष्प जल में परिवर्तित हो सकता है, तो इसको कहा जाएगा भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो सभी प्रश्न जो हम लोगों के फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स से बच गए थे, यानी कि हम लोग अभी जो नाभिकीय ऊर्जा हमने पढ़ी है इसके बारे में प्रश्न जो है वो हम लोग करेंगे। तो जो जहाँ से हमने एंड किया था, हमने 10 क्वेश्चन तक कर लिया था। यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में हमने पढ़ लिया था, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का। अब हम लोग देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर होता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है जबकि परमाणु बम में होती है। दूसरा है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया यानी कि आपका चेन रिएक्शन नियंत्रित होता है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं इसमें श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है, चेन रिएक्शन जो होता है, ये नियंत्रित होता है और परमाणु बम में यही प्रक्रिया अनियंत्रित हो जाती है, इसीलिए वो बम का स्वरूप ले लेता है। ठीक है, होता क्या है कि जैसे मानिए कि यहाँ पे यूरेनियम है, यूरेनियम के ऊपर हम लोग कई सारे न्यूट्रॉन को बरसाते हैं। ठीक है, यानी कि इससे हिट करवाया जाता है, एक न्यूट्रॉन को हिट करवाया जाता है। अभी यूरेनियम क्या होता है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और जब हम इसमें न्यूट्रॉन को हिट कराते हैं तो जो बनता है वो मान लीजिए क्रिप्टॉन और बेरियम बन रहा है और इसके साथ साथ 3 अन्य न्यूट्रॉन मिलते हैं हमको रिएक्शन में। अभी ये जो 3 अन्य न्यूट्रॉन मिले हैं ये भी वापस आके यूरेनियम से टकरा सकते हैं और फिर से ये चेन रिएक्शन चल सकता है। तो इसको हम लोग कहेंगे श्रृंखला अभिक्रिया, जिसमें फिर से ये न्यूट्रॉन क्या होंगे, ये यूरेनियम से जाके टकराएंगे और यूरेनियम फिर इसमें परिवर्तित होगा और फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसमें कुछ इस तरह से लगाया जाता है कि इसमें 2 चीज़ें यूज़ की जाती है। एक मॉडरेटर यूज़ किया जाता है, इसकी हिंदी आप लोग देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ, और एक कंट्रोल रॉड यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन दोनों का प्रभाव ये होता है कि ये जो न्यूट्रॉन हैं सबसे पहले तो इनकी स्पीड कम की जाती है मॉडरेटर के द्वारा, इसका जो वेग है उसको कम किया जाता है और इसके साथ ही जो 3 हैं, 3 में से 2 को कंट्रोल रॉड क्या करता है, अपने पास अपने अंदर समाहित कर लेता है। बचा हुआ एक न्यूट्रॉन जो होता है वो फिर से यूरेनियम को हिट करता है और इस तरह का रिएक्शन होता है जिससे ऊर्जा जो है वो निरंतर मिलती रहती है, क्योंकि इसके साथ ऊर्जा भी प्रवाहित होती है।
ठीक है। तो ऊर्जा जो है वो निरंतर मिलती रहती है। इसी को हम लोग नाभिकीय रिएक्टर का रिएक्शन कहते हैं, जिसको एक श्रृंखला अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रॉन है ये वापस से यूरेनियम को जाके हिट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे नियंत्रित होता है, इसीलिए इसको रिएक्टर कहेंगे। और अगर ये अनियंत्रित हो जाते हैं, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, तो उसको हम लोग परमाणु बम यानी कि एटॉमिक बॉम्ब का दर्जा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में रेडियो आइसोटोप्स हैं। ठीक है, रेडियो आइसोटोप्स हैं जिनको हम लोग मेडिसिन के तौर में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो भारत में थोरियम मिलता है, वो भी ये सब केरला इत्यादि जगहों पे मिलते हैं। ठीक है। तो इनका जो मुख्य स्रोत है वो है मोनाजाइट। मोनाजाइट याद रखिएगा, इसका प्रमुख ओर है, और ये लगभग केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल वाले राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम का किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है किसका नहीं किया जाता है, तो कैल्शियम का नहीं किया जाता है। ठीक है। बाकी ये सभी जो हैं ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। पहला, रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। ठीक है, नाभिकीय गुण है, ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे नाभिकीय विखंडन नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पे हाइड्रोजन बम को बनाया गया है, फ्यूजन के सिद्धांत पे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो हो जाती है ये गलत है, पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। नेक्स्ट है, एटम बम किस सिद्धांत पे है? तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे है। याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे एटॉमिक बम है या एटम बम है, और नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे, संलयन के सिद्धांत पे हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम। ठीक है, दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत जो है वो ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन है। ठीक है, याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन जो है ये सिद्धांत होता है हाइड्रोजन बम का, एटॉमिक फ्यूजन। ठीक है, हाइड्रोजन बम विकसित किसके द्वारा किया गया था? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा इसको विकसित किया गया था, हाइड्रोजन बम को। ठीक है, और एटॉमिक बम पे अगर आपको जानना है तो आप लोग देख सकते हैं, एक बहुत फेमस मूवी हुई है ओपेनहाइमर नाम से, उसको हम लोग देख सकते हैं। एटॉमिक बॉम्ब किस तरह बनाया गया था, किस तरह से पूरा एक रिएक्शन होता है, वो सब आप लोगों को देख सकते हैं, मूवी के फॉर्म में अच्छे से बताया गया। इसके साथ ही ऑस्कर नॉमिनेट हुई थी मूवी। नेक्स्ट है, समृद्ध यूरेनियम होता है, तो ये एक प्राकृतिक यूरेनियम होता है जिसमें रेडियोधर्मी U-35 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसको समृद्ध यूरेनियम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एनरिच्ड यूरेनियम कहा जाएगा, एनरिच्ड। नेक्स्ट है, ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस, इसका संबंध किससे है? तो ये सभी भारतीय शोध रिएक्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कलपक्कम किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे परमाणु शक्ति संयंत्र स्थापित किया गया है, कलपक्कम, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में स्थापित किया गया, 1971 में स्थापित किया गया है, चेन्नई के निकट है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की सहायता से इसकी स्थापना जो है वो की गई है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी आवड़िक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है? तो पहला है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, जो कि कलपक्कम में है। दूसरा है एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये हैदराबाद में स्थित है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी बात की जाए तो ये प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, तो चेन्नई गलत हो जाएगा, प्रयागराज में स्थित है। और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स जो है ये कोलकाता में स्थित है, साहा इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो याद रखिएगा, इलाहाबाद में स्थित है हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ परमाणु शक्ति केंद्र दिए हुए हैं और कहाँ पे ये स्थापित है। ठीक है, तो यहाँ पे कलपक्कम है, नरोरा है,
ककरापार है और ट्राम्बे है, ट्रॉम्बे। ठीक है, तो ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। अभी हमने पढ़ा कि कल्पक्कम जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, और यहाँ पे जो काकरापार है ये गुजरात में स्थित है। नरोरा जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, बुलंदशहर के पास। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है? पहला है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र उदयपुर। उदयपुर वाला यही गलत है, ये स्थित है आपका कोटा में। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नरोरा जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। मद्रास कल्पक्कम में स्थित है, तमिलनाडु। और कैगा जो है ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? पहला है नरोरा में, घाटशिला में, कल्पक्कम में कि नंगल में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नरोरा और कल्पक्कम में स्थित है परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र जो है वो चौथे भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? ठीक है, तो ये जो फोर्थ सिस्मिक जोन है, सिस्मिक जोन यानी कि उत्तर प्रदेश वाला रीजन, तो यहाँ पे नरोरा स्थित है। ठीक है, नरोरा। और जबकि अगर कल्पक्कम की बात की जाए तो ये सेकेंड सिस्मिक जोन में आता है, और कैगा और तारापुर जो है ये थर्ड सिस्मिक जोन में आते हैं। नेक्स्ट है, वह परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ है, ये कहाँ पे स्थापित है? तो कैगा में स्थापित है। हाल ही में कहाँ? तो अब तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी पुराना है, 2000 का पूछा गया क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बस इतना याद रखिए कैगा में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो स्थापित है। कैगा कहाँ पे स्थित है? ये हमने अभी पढ़ा है, कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के कुंडंकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है? ठीक है, तो 2009 की खबर है। यहाँ पे 6 इकाइयां जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स की, जो कि रूस के द्वारा तमिलनाडु के कुंडंकुलम में लगाई गई है। ठीक है, इसमें एक और भी चेंजेस हुए हैं, जैसे कि 2017 में इसका जो दूसरी इकाई थी इसका परिचालन जो है ये प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, कल्पक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है? सत्य हमें बताना है। पहला, इसमें प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का प्रयोग होता है। दूसरा, इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड और प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो अभी 2 ईंधन के बारे में है, तो हो सकता है इनमें से एक ही इन्फॉर्मेशन सही हो। दूसरा, इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ईंधन या तो यूरेनियम यूज़ होगा, या तो प्लूटोनियम कार्बाइड यूज़ होगा, या फिर प्राकृतिक यूरेनियम, जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि इसमें प्राकृतिक ईंधन के रूप में यूरेनियम यूज़ होता है। नेक्स्ट है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि इसमें 300 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी, क्योंकि 2005 का प्रश्न है, तो की जाएगी के फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट एंड 3 जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे कूलेंट के फॉर्म में क्या यूज़ किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द्रवित सोडियम, यानी कि लिक्विड सोडियम जो है उसको यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा, लिक्विड सोडियम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक का अर्थ यह है कंट्रोल रॉड के यूज़ में यूज़ किया जाता है, के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ग्रेफाइट को भी यूज़ किया जाता है, साथ ही साधारण जल को भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट और साधारण जल दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारी जल क्या है? एक प्रकार का शीतलक है, कूलेंट है, साथ ही एक प्रकार का मंदक है, मॉडरेटर है। ठीक है, तो कूलेंट भी है और मॉडरेटर भी है, दोनों ही के फॉर्म में यूज़ होता है। यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करूँगी, जो पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, यहाँ पे नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा किसे मंदक के रूप में यूज़ होता है? तो मंदक का अर्थ यहाँ पे मॉडरेटर हो जाएगा, कंट्रोल रॉड नहीं, मॉडरेटर। ठीक है, मॉडरेटर के रूप में यूज़ होता है ग्रेफाइट या फिर साधारण जल। नेक्स्ट है, भारत में भारी जल बनाया जाता है कहाँ पे? तो ट्रॉम्बे में। ठीक है, ये यहाँ पे हैवी वाटर बोर्ड भी, यानी कि भारी जल बोर्ड की स्थापना भी हो रखी है। नेक्स्ट है, प्रथम भारी जल संयंत्र स्थापित किया गया है कहाँ पे? तो नांगल में किया गया है, 2010 की खबर है ये, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? तो ब्रीडर रिएक्टर होता है जो विघटन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। ठीक है, तो जितना जलाता है उससे अधिक उसको उत्पन्न करता है। इसी को विखंडन होने वाले पदार्थ यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है जितना वो जलते हैं, तो इसको ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता जो है ये अधिकतम है? ठीक है, तो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है वो कौन सा है? यहाँ पे 2014 की ये न्यूज़ है, न्यूज़ या क्वेश्चन है इस फॉर्म में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुंडनकुलम, जो कि कहाँ पे स्थित है ये अभी हमने जस्ट पढ़ा है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कुंडनकुलम जो है ये कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट है भारत में संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? 2008 में ये 3% हुआ करता था। करंट के न्यूज़ में आप बताइएगा कि 2024 की अगर बात की जाए तो कितना न्यूक्लियर पावर से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, कितनी एनर्जी? ठीक है, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कितने न्यूक्लियर पावर से एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में 2024 के ईयर में। नेक्स्ट है कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है तो कि भारत की नाभिकीय नीति में निहित है कि वह अपने नाभिकीय संयंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये तो सही है। हम भारत की जो नाभिकीय नीति है वो ये कहती है कि अभी अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है। कारण ये है कि भारतीय नाभिकीय यंत्र नहीं बनाएगा। ये गलत है, भारत जो है ये बनाएगा नाभिकीय यंत्र, पर अभी टेस्टिंग के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए तैयार नहीं है क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो एक तरह की प्राइवेसी है या फिर जो गोपनीयता है उसके लीक होने के चांस होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो गोपनीयता है इसको भंग करने के लिए, साथ ही भारत की जो परमाणु एनर्जी है, परमाणु शक्ति है, इसका किसी और को पता ना चले, इसलिए इस तरह के कदम जो हैं ये उठाए गए हैं भारत के नाभिकीय नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट है पोखरण नाभिकीय परीक्षण जो कि 1974 में हुआ था, इसका आधिकारिक कोड क्या था? ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑपरेशन शक्ति 98 नाम है किसका? तो पोखरण में 1998 में हुए परमाणु अभियान का नाम जो है ये ऑपरेशन शक्ति 98 है। 98 से हम लोग समझ सकते हैं ईयर 1998 की बात कर रहा है। ठीक है, साथ ही पोखरण में 1974 में हुआ था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा ये दोनों ही न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी पोखरण में, दोनों ही इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी हम लोगों को पढ़ना था, वो सब हम लोगों ने देख लिया है। आज के लेक्चर में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। पहला कि आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं? दूसरा आपको बताना है किसका वेग जो होता है वो ज़्यादा होता है, अल्फ़ा का या बीटा का या गामा का? वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होती है? नेक्स्ट आपको बताना है एटम बम और हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, दोनों का ही सिद्धांत आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से आंसर करिए। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।